हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया भर में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में जाना कैंसिल कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका को जवाब देते हुए 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ईरान ने दावा किया है कि अब उसकी बढ़ती ताकत की वजह से दुनिया का कोई भी मुल्क उसके खिलाफ हमले की धमकी नहीं दे सकता। उधर गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने कहा है कि मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ किसी भी साजिश का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि अब उनके मुल्क और अमेरिका के बीच ताल्लुकात कमज़ोर तरीन हालत में हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि इस साल की ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के मेज़बान साउथ अफ्रीका ने कहा है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 22 से 24 अगस्त को जोहानिसबर्ग में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। नीदरलैंड के शहर हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर के तौर पर साउथ अफ्रीका रूसी प्रेसिडेंट के आने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पाबंद है। हालांकि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ऑफिस ने इस बात पर जोर दिया है कि पुतिन के कॉन्फ्रेंस में नहीं आने का फैसला दोनों मुल्कों के बीच आपसी रजामंदी से लिया गया है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और इसके मेंबर के तौर पर साउथ अफ्रीका ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए आने पर रूसी प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने के लिए पाबंद है। इससे पहले कल साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने आईसीसी से पुतिन को गिरफ्तार नहीं करने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि ऐसा करना जंग के ऐलान के बराबर होगा। रामाफोसा ने कहा कि रूस ने यह साफ कर दिया है कि उसके मौजूदा प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना जंग का ऐलान होगा। इससे पहले क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से कहा था कि हर कोई समझता है कि अगर गिरफ्तारी हुई तो पुतिन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश का क्या मतलब होगा। अल जज़ीरा के मुताबिक साउथ अफ्रीका की डिप्लोमेटिक मुश्किल अदालत में फंसी हुई है, जहां मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस रामाफोसा सरकार पर दबाव डालने और ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर रूस के प्रेसिडेंट मुल्क में कदम रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके आईसीसी को सौंप दिया जाए। इस पर रिएक्शन देते हुए रामाफोसा ने डेमोक्रेटिक अलायंस की दरख्वास्त को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी दांव पर है। साउथ अफ्रीका इस बुनियाद पर आईसीसी कानून के तहत छूट मांग रहा है कि पुतिन की गिरफ्तारी से मुल्क की सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। रूस के साथ जंग में शामिल होने का जोखिम उठाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गलत होगा। ये मुल्क की हिफाजत करने की जिम्मेदारी के खिलाफ होगा। रामाफोसा का कहना है कि पुतिन की गिरफ्तारी से यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए साउथ अफ्रीका की कोशिशों में भी रुकावट आएगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के समझौते में कहा गया है कि एक मेंबर मुल्क को अदालत से मशवरा करना चाहिए जब वो उन मुश्किलात का सामना करता हो जो किसी रिक्वेस्ट पर अमल करने में रुकावट डाल सकती हैं, और अगर इसके लिए किसी मुल्क को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के इंटरनेशनल कानून को तोड़ने की ज़रूरत होगी तो अदालत गिरफ्तारी के रिक्वेस्ट पर आगे नहीं बढ़ सकती। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों से लैस पनडुब्बी के साउथ कोरिया पहुंचने पर नॉर्थ कोरिया ने आज सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जापानी और साउथ कोरियाई फौजों ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने यह तजर्बा अमेरिका की न्यूक्लियर हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के 40 साल में पहली बार साउथ कोरियाई बंदरगाह पर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद किया है। जापानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि आज वेडनेसडे सुबह लॉन्च की गई दोनों मिसाइलें जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी हैं। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने नॉर्थ कोरिया से ऐसे मिसाइल टेस्ट बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया के लगातार बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की सख्त मजम्मत करते हैं, जो बहुत ही भड़काऊ हैं, जो कोरियाई पेनिनसुला के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के अमन और स्टेबिलिटी को कमज़ोर करते हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की साफ खिलाफ वर्जी हैं। जापानी डिफेंस मिनिस्टर यासुकाज़ो हमादा ने मीडिया को कहा है कि पहली मिसाइल ने 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 550 किलोमीटर की दूरी
طے کی ہے، جبکہ دوسری میزائل نے 50 کلومیٹر کی اونچائی کے ساتھ 600 کلومیٹر تک اڑان بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے ڈپلومیٹک چینلوں کے ذریعے سے میزائل لانچ کرنے کے خلاف پروٹیسٹ درج کرایا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ نارتھ کوریا کا یہ تجربہ اس کے ذریعے حال ہی میں ٹھوس ایندھن والی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہواسونگ 18 کے تجربے کے تقریباً ایک ہفتے بعد کیا ہے، جسے نارتھ کوریا نے امریکہ اور دوسرے مخالفوں کے لیے ایک وارننگ بتایا تھا۔ آج کی تیسری خبر ایران سے ہے، جہاں ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اشتیانی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے طاقت کی وہ سطح حاصل کر لی ہے کہ کوئی بھی ملک اسے دھمکی نہیں دے سکتا۔ امریکی ڈیفنس منسٹری پینٹاگن کے اسپوکس پرسن کے ذریعے یہ کنفرم کیے جانے کے 2 دن بعد کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں حال کی کئی چنتا جنک یعنی تشویشناک واقعات کے جواب میں امریکی فوج ڈسٹرائر USS تھامس ہوڈنر اور F-16 اور F-35 لڑاکو جہازوں کو فارس کی کھاڑی کے علاقے میں بھیجے گی۔ اشتیانی نے آج تہران میں کیبنٹ میٹنگ کے موقع پر یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران طاقت اور صلاحیت کی اس سطح پر ہے کہ کوئی بھی اسے دھمکی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ اسی طرح کی بات ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے بھی دہرائی ہے۔ کل ٹیوزڈے کو بولتے ہوئے باقری نے کہا تھا کہ دشمنوں نے حال کے برسوں میں ایران کی طاقت کی وجہ سے اس کے خلاف فوجی آپشن کی بیان بازی چھوڑ دی ہے۔ ہم نے اس سطح کو پار کر لیا ہے اور اپنا علاقائی اور انٹرنیشنل رول نبھاتے رہیں گے۔ یہ سبھی اشارے ہیں کہ ایران ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیفنس منسٹری ایرانی فوجوں کو نئے ہتھیاروں سے لیس کرنے اور زمینی جنگ کے میدان میں اپنے موجودہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جہازوں، ہیلی کاپٹروں اور ڈرون کو اور ایڈوانس کرنے کی کوشش میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے۔ ایرانی فوجی ایکسپرٹس اور تکنیشینوں نے حال کے برسوں میں ملک کے اندر ہی ہتھیار بنانے میں بہت ترقی کی ہے، جس سے فوج سیلف ڈیپینڈ ہو گئی ہے۔ ایران میں بنے ہتھیاروں کے دنیا بھر میں بہت سے گراہک ہیں۔ ادھر غزہ میں موجود فلسطینی ریزسٹنس گروپ حماس نے دھمکی دی ہے کہ مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیلی سازشوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ پریس ٹی وی کے مطابق حماس کے مسجد الاقصی کی عمارت میں شدت پسند اسرائیلی آبادکاروں کی بار بار ہونے والی گھسپیٹ کے خلاف وارننگ دی ہے کہ بھڑکاؤ کارروائیوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ کل ایک بیان میں حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مسجد الاقصی میں گھسپیٹ مقدس مقام کی خاص تقسیم کی سازش کا حصہ ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی نیشن سبھی ممکن طریقوں سے اسرائیلی سرکار کی یہودی کرن کی سازشوں کے خلاف مسجد کی حفاظت کرنا جاری رکھے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ایسے پلانز کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ حماس نے مقدس مقام کو بار بار اسرائیل کے ذریعے ناپاک کرنے کے خلاف مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے القدس ایکٹیوسٹس کی تعریف کی اور سبھی فلسطینیوں سے بڑے پیمانے پر آرگنائز ہونے اور مسجد میں اپنی موجودگی بڑھانے کی اپیل بھی کی ہے۔ اسی بیچ حماس کے انٹرنیشنل تعلقات کے آفس کے سربراہ باسم نعیم نے عرب اور مسلم ملکوں سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور اسرائیلی حکومت کے ناپاک قدموں کے خلاف الاقصی مسجد کی حفاظت کرنے کی اپیل کی ہے۔ نعیم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی میں بار بار یہودی بسنے والوں کی گھسپیٹ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی اپنی زمینوں اور پاک مقامات کی حفاظت تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اسرائیلی قبضے سے آزاد نہیں ہو جاتے۔ کل ہی حماس کے بیان سے پہلے اسرائیلی فوج کی حفاظت میں درجنوں شدت پسند زایونی ایک بار پھر مسجد الاقصی کے موراکن گیٹ، جسے مغربی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، سے مسجد الاقصی میں گھس گئے تھے۔ شدت پسند یہودیوں نے مسجد کے صحن میں عبادت کی اور تلموذی دعائیں پڑھیں، جبکہ کچھ نے یہودی ربیوں کے ٹیمپل ماؤنٹ کے بارے میں لیکچر سنے۔ مسجد الاقصی کی عمارت ویسٹرن دیوار کے ٹھیک اوپر موجود ہے اور اس میں ڈوم آف دا راک اور الاقصی مسجد دونوں ہیں۔ 1967 میں پوربی یروشلم پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے بعد اسرائیل اور جارڈن کے بیچ ایک سمجھوتے کے مطابق مسجد الاقصی کی عمارت میں غیر مسلم کے عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ اس سب کے بیچ اسرائیل کے سابق پرائم منسٹر یائر لیپڈ نے کہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو کی لیڈرشپ میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ واشنگٹن اب ہمارا نزدیکی پارٹنر نہیں رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق لیپڈ نے کہا کہ نیتن یاہو
नेतन्याहू कैबिनेट जुडिशल ओवरऑल कानून लाकर अमेरिका के साथ इत्तेहाद को ख़त्म कर रही है। नेतन्याहू के मुखालिफों का कहना है कि वो अदालतों को कमज़ोर करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू पर करप्शन का इल्ज़ाम है और वो जुडिशरी के कानूनों में तब्दीली करके अपने खिलाफ मुकदमों को हल्का बनाने की कोशिश में है। लेपिट ने कहा कि इजरायली दो हिस्सों में बंट रहे हैं और अमेरिका के साथ इजराइल के ताल्लुकात सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं और अमरीकी कहते हैं कि इजराइल के साथ उनके कॉमन उसूल नहीं हैं। आपने देखा कि दुनिया किस तेज़ी से बदल रही है। अब अमेरिका और इजराइल लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया जब चाहता है अमेरिका को धमका देता है। ईरान भी कह रहा है कि अब उसकी ताकत उस सतह पर पहुंच चुकी है कि कोई भी मुल्क उसे हमले की धमकी देने की हालत में नहीं है। उधर इजराइल से भी खबरें हैं कि ईरान और इलाके की रेजिस्टेंस फोर्सेस के मजबूत होने की वजह से वो नई जंग लड़ने की हालत में नहीं बचा है और अब अगर अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात में कमज़ोरी आती है तो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।